मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। फातिमा बेगम की तबीयत आज थोड़ी खराब थी, इसीलिए उनके लिए पानी भरना मुमकिन नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी आयशा को कहा कि करीब ही नदी से पानी भरकर लाए। अपनी मां की हालात देखकर आयशा भी कुछ कहे बगैर उठी। आमतौर पर वो इस तरफ कभी नहीं जाती थी। वो गिनी चुनी बार इस तरफ गई थी, वह भी अपनी मां के साथ। आज वो अकेली जा रही थी और यह पहली बार हुआ था। रास्ते में एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उसे यूं महसूस हुआ कि कोई बैठा उसे घूर रहा है। उसे साफ तौर पर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। उसके पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। उसने डर के मारे पहले तो आंखें बंद कर लीं, फिर डरते डरते ऊपर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। नदी तक जाने और वापस आने तक उसे अपनी कमर पर किसी की नजरों की तपिश महसूस होती रही। वह बार बार बेसाख्ता पीछे पलट कर देखती, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह आगे मुड़ती, नजरों की तपिश दोबारा से महसूस होने लगती। जब वह घर पहुंची, खौफ और परेशानी से उसका बुरा हाल था। जब उसकी मां ने उससे पूछा, उसने अपनी मां को कुछ भी न बताया और बात टाल दी। आयशा एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अगर उसे कश्मीर की वादी की शहजादी कहा जाता तो इसमें कुछ भी गलत बात ना होती। हर तरफ उसके हुस्न के चर्चे थे। वो अपनी मां, एक भाई और एक बहन के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कारवेह उसके चाचा का घर था। उसकी मंगनी बचपन से ही उसके चाचा के बेटे जैन के साथ तय हो गई थी। अब बहुत जल्द आयशा और जैन का निकाह होना था। उस रात आयशा अपने बिस्तर पर लेटी थी। ऐसी खुशबू उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सूंघी थी। वह ये खुशबू सूंघ कर हैरान रह गई। इससे ज्यादा खूबसूरत खुशबू उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सूंघी थी। अचानक उसके बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे। उसे शदीद हैरत हुई क्योंकि हवा रुकी हुई थी। फिर उसके बाल कैसे उड़ रहे थे? अचानक उसके दिल को एक खौफ ने आ घेरा। उसने डर के मारे आसपास देखा, लेकिन गहरी खामोशी थी। इसके बरक्स उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके पास मौजूद है, लेकिन वह उसे देख नहीं पा रही थी। उसे गड़बड़ का शिद्दत से एहसास होने लगा। अभी वो उठकर भागती ही कि उसे लगा कि किसी ने उसके कदम जमीन पर जकड़ लिए हैं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसका बुरा हाल था। जैसे ही उसकी नजर अपनी छत पर पड़ी, वह तो सुकून नींद में सो रही थी। अचानक एक बेहद खूबसूरत आवाज पर उसकी आंख खुल गई। कोई बेहद सुरीली आवाज में गाना गा रहा था और अपने गाने में उसका नाम लिए जा रहा था। वो बेहद हैरान हुई। खौफ और दहशत के मारे उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कोई गैर मरी कगुव्वत थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने घर से काफी दूर जंगल की तरफ आ गई। हर तरफ अंधेरा और गहरी खामोशी थी। दूर दूर से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे सामने एक छाया दिखाई दी। आयशा डरते डरते उसकी तरफ बढ़ने लगी। अभी वह उसके कंधे पर हाथ रखती ही कि वह हवा में ही गायब हो गया। बस आयशा को ऊंची ऊंची कहकहों की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई उसी पर हंस रहा हो, उसका मजाक बना रहा हो। आयशा ने जोर से अपने कानों पर हाथ रख लिए। दूर ही अली यह मंजर देख रहा था। उसने आयशा को उठते और बाहर आते हुए देख लिया था। वो भी हैरान था कि रात को वो बाहर क्या करने आई है, लेकिन आयशा की हालात और चीखें देखकर वो भी परेशान हो गया और भागता हुआ आयशा की तरफ आया। जैसे ही वह आयशा के पास पहुंचा, आयशा बेहोश हो गई। शदीद बुखार में तप रही थी। आयशा को 3 दिन तक शदीद बुखार रहा। सब घर वाले उसकी हालत देखकर परेशान थे कि उसे क्या होता जा रहा था, जबकि उसकी चाची बार बार उसकी शादी पर जोर दे रही थी। फातिमा बेगम ने टाल दिया। एक दिन आयशा किचन में थी। जैसे उसने गोश्त की तरफ देखा तो वह गोश्त नहीं बल्कि गंदगी था। आयशा ने जोर से चीख मारी और गोश्त जोर से जमीन पर नीचे फेंक दिया और ऊंची आवाज में चीखने लगी और रोने लगी। सब घर वाले परेशानी से किचन में आ गए। किचन में उसकी होने वाली सास भी बैठी हुई थी। जब उन्होंने किचन में आकर देखा तो गोश्त नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था, जबकि आयशा जोर जोर से पीछे की तरफ हट रही थी और रो रही थी। यह मंजर देखकर वह सब हैरान रह गए। फातिमा ने अपनी बेटी को सीने से लगाया और बोली, क्या हो गया बेटा? आयशा बिलखती रही, अम्मी वह देखें, वह गोश्त नहीं, वह गंदगी है।
जैसे ही आयशा ने यह कहकर जमीन की तरफ इशारा किया, उसकी मां कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। रोज उसके साथ कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता जो उसकी सोच से बाहर होता। इतना तो उसे पता था कि यह सब उस वक्त से शुरू हो रहा था जब वह उस नहर पर पानी लेने गई थी, लेकिन उसने किसी से इस बात का जिक्र न किया। उसे यही लगता था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे। आज के जमाने में कौन इन बातों पर यकीन रखता है। ऊपर से उसकी शादी के दिन भी करीब आते जा रहे थे। अगर उसकी सास को जरा भी भनक पड़ जाती तो वह उसका रिश्ता अपने बेटे के साथ कभी भी ना होने देती। ऐसे ही कई अजीब वाकयात आयशा के साथ होते रहे। एक शाम वह सहन में बैठी कपड़े धो रही थी जब उसे यूं महसूस हुआ जैसे छत पर कोई लड़का खड़ा उसे घूर रहा हो। आयशा ने इसे अपना वहम करार दिया क्योंकि उसके घर में अभी कोई भी लड़का नहीं था। फिर भी उसने सर उठाकर छत की तरफ देखा। वहां पर कोई भी नहीं था। उसी रात सोते सोते जब आयशा की आंख खुली तो उसने अपने को एक अजनबी जगह पर पाया, एक भव्य महल में। वह हैरान थी। अभी तो वह अपने छोटे से घर में सो रही थी, फिर अचानक इस विशाल महल में कैसे आ गई। उसके दिल में खौफ समा गया। महल का दरवाजा बहुत भारी था। उसे खोलने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। अचानक जैसे ही उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी, दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर का दृश्य बेहद खूबसूरत था। हर तरफ जगमगाते फानूस थे जो महल के आंगन को रोशनी से भर रहे थे। जैसे ही आयशा अगले कमरे में दाखिल हुई, पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। यह नया कमरा सुंदर नहीं था बल्कि भयावह था। वहां अजीब से प्राणी जंजीरों में जकड़े थे जो उसे देखकर जंजीरें खींचने और उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे सदियों के भूखे हों। आयशा डर गई और पीछे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक दरवाजा खुला और उन प्राणियों की जंजीरें टूट गईं। वे भूखे भेड़ियों की तरह उसके पीछे भागने लगे। आयशा जान बचाने के लिए भागने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रही है। अचानक उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गई। एक विचित्र प्राणी उसकी ओर लपका। आयशा ने तेजी से एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर दे मारा। वह प्राणी एक तरफ गिर गया और आयशा फिर से भागने लगी। जबकि आयशा भागती रही, अचानक उसे सामने से आते प्राणियों का एक झुंड दिखाई दिया। वे उसकी ओर बढ़ रहे थे। आयशा को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, वह बच नहीं पाएगी। जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, आयशा की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर थी और जोर जोर से चीख रही थी। उसकी बहन उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। आयशा, शांत हो जाओ, यह सिर्फ एक सपना था, कुछ भी नहीं। आयशा ने डरते डरते आंखें खोली और अपने आसपास देखा। वह अपने ही कमरे में थी। उसने राहत महसूस करते हुए अपनी बहन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आयशा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब उसे लगातार अजीब सपने आते थे और वह अक्सर डरी सहमी रहती थी। परिवार के लोग चिंतित थे, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसे हो क्या रहा है। एक दिन आयशा वॉशरूम में मुंह धो रही थी। अचानक उसे वॉशरूम के आईने में किसी का अक्स दिखाई दिया। उसने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी आयशा आश्वस्त होकर दोबारा मुंह धोने लगी। साथ ही वह हल्के स्वर में गुनगुना भी रही थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मौजूद है। उसने चेहरे पर पानी के सिर्फ 2 छींटे ही मारे थे कि अचानक नल से पानी आना बंद हो गया। आयशा को गुस्सा आया। उसने अपनी बहन को आवाज देकर कहा, जल्दी से पानी ले आओ। उसकी बहन पानी लेने चली गई। जैसे ही आयशा ने शीशे में फिर से अपना चेहरा देखा, उसे एहसास हुआ कि एक लंबे कद का आदमी उसके पीछे खड़ा है। उसके बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे और उसकी लंबी दाढ़ी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। अचानक एक अजीब सी बदबू पूरे वॉशरूम में फैल गई। आयशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अचानक उसकी बहन पानी लेकर आ गई और देखकर हैरान रह गई कि नल से पानी बह रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए आयशा, मुझे मेरा काम छोड़कर तुम्हारे लिए पानी लाना पड़ा और तुमने झूठ बोला कि नल से पानी नहीं आ रहा, उसकी बहन ने कहा। आयशा ने नल की तरफ देखा और हैरान रह गई। वाकई नल से पानी बह रहा था। वह शर्मिंदा हो गई और अपनी बहन से माफी मांग ली।
उसकी बहन ने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। आयशा का दिमाग चकरा रहा था। आखिर यह सब क्या हो रहा है? कौन है वह जो उसे तंग कर रहा है और क्या चाहता है? इसी बीच आयशा की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मेहंदी के दिन आयशा को बेहद खूबसूरती से सजाया गया। वो ऐसी लग रही थी जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो, लेकिन उसकी आंखें डर की वजह से लाल हो रही थीं। जो भी उसकी तारीफ करता वह उसे ऐसे घूरती जैसे उसे निगल जाएगी। कोई भी उसके पास ज्यादा देर तक बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक बात करते करते उसकी आवाज मर्दाना हो गई। उसकी बहन डर गई और उठकर चली गई। उसने अपनी मां से शिकायत की कि आयशा का व्यवहार अजीब हो गया है, उसे देखने की जरूरत है। इस स्थिति में आयशा अब अकेली स्टेज पर बैठी थी। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और आंखें अभी भी लाल थीं। फातिमा बेगम अपनी बेटी के पास गईं और पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? आयशा ने उन्हें ऐसी नजरों से घूरा जैसे वह अभी उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। उसकी आंखों में देखकर फातिमा बेगम भी कुछ क्षणों के लिए डर गईं। क्या आपको जैन के साथ निकाह कबूल है? मौलवी साहब का सवाल था। आयशा ने पास पड़ी मेज को जोर से उठाकर जमीन पर फेंक दिया। उसकी इस हरकत से सब लोग दहशतजदा हो गए। मेज को उठाने की शक्ति आयशा जैसी नाजुक लड़की में कहां से आ गई? अचानक आयशा के गले से एक भयानक पुरुष आवाज निकली, मैं इस लड़की का निकाह किसी के साथ नहीं होने दूंगा। इसके साथ ही वह जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आयशा की यह हालत देखकर सब समझ गए कि मामला क्या है। यह कोई साधारण बीमारी नहीं थी, बल्कि जिन का साया था। अब इस समस्या को किसी आमिल, आध्यात्मिक हीलर की मदद के बिना हल नहीं किया जा सकता था। जितनी जल्दी हो सके उन्हें आयशा को किसी अच्छे आमिल के पास ले जाना था। फातिमा बेगम अपनी बेटी की इस हालत को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। वह समझ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस समस्या का समाधान कैसे होगा, यह सोचकर वह पागल हो रही थी। उन्होंने एक दो आमिलों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि जितनी जल्दी हो सके आयशा का इलाज कराया जा सके, लेकिन उनकी बदकिस्मती से वह आमिल जाली निकले। वह ऐसे आमिल थे जो कई लड़कियों के साथ जिन निकालने के नाम पर उनके जीवन को बर्बाद कर चुके थे। फातिमा बेगम की एक सहेली ने उन्हें एक आमिल के बारे में बताया, जिसे वह पहुंचा हुआ आमिल बता रही थी। उसके अनुसार उसने कई लोगों के जिन्न उतारे थे और वे ठीक हो चुके थे। वह फातिमा बेगम को उनके पास ले जाने के लिए कहने लगी। फातिमा बेगम उसकी बातों से प्रभावित हो गईं और उन्होंने फैसला किया कि वह उस आमिल को घर पर बुलाएंगी। अगले ही दिन वह अपनी सहेली के साथ उस आमिल के पास गईं, लेकिन वहां का माहौल देखकर वह परेशान हो गई। वहां बहुत गंदगी थी और लोगों की भीड़ लगी हुई थी, जो यह बता रही थी कि लोगों का उस आमिल पर बहुत भरोसा है। फातिमा बेगम की सहेली ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यहां आयशा का इलाज हो जाएगा। फातिमा थोड़ा संतुष्ट हुई और जब वह उस आमिल से मिली तो उनका दिल फिर से परेशान हो गया। वह आमिल अपनी दिखावट और वेशभूषा से बहुत ही गंदा व्यक्ति लग रहा था। जो इंसान सफाई के बुनियादी उसूलों से भी अनजान हो, वह उनकी बेटी की कैसे मदद कर सकता था? यह तो बिल्कुल रूहानी मामला था। लेकिन जब उनकी सहेली ने बहुत जोर दिया तो फातिमा बेगम उसकी बात पर भरोसा करने पर मजबूर हो गईं। फिर वह हैरान रह गईं जब उस आमिल ने बिना उनके बताए ही बता दिया कि उनकी बेटी के साथ क्या समस्या है। वह उसकी विश्वसनीयता पर और भी आश्वस्त हो गईं। आमिल ने उन्हें वादा किया कि वह शाम को उनके घर आएगा और रात को एक विशेष अमल करेगा जिससे वह चीज वहां से चली जाएगी। फातिमा बेगम उसकी बातों पर विश्वास करके और उसकी फीस अदा करके घर लौट आईं। अब वह बहुत आशावादी थीं कि उनकी बेटी की समस्या जल्द ही हल हो जाएगी। जब वह घर आईं तो आयशा बेहद बुरी स्थिति में थी। उसके मुंह से अजीब सी मर्दाना किस्म की आवाजें निकल रही थीं, जिससे सभी लोग डरे हुए थे। लेकिन फातिमा बेगम अब निराश नहीं थी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आयशा ने उन्हें देखा तो जोर से मर्दाना आवाज में कहकहे लगाने लगी और बोली, तू फ्रॉड के चक्कर में आ गई है। अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कोई मुझे यहां से निकाल नहीं सकता और कोई मुझे आयशा से दूर नहीं कर सकता।
शाम होते ही वह आमिल वहां पहुंच गया और आयशा को देखने की इच्छा जताई। जब उसने आयशा को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने कहा कि उसे रात को आयशा के कमरे में बैठकर विशेष अमल करना है। आयशा के पिता इस बात पर हिचकिचाने लगे। उसके मंगेतर जैन को भी इस बात पर ऐतराज था, लेकिन फातिमा बेगम के सामने किसी की भी ना चली। उन्होंने कहा कि वह अपनी बेटी को इस समस्या से छुटकारा दिलवाना चाहती है और अगर कोई इसमें बाधा बन रहा है तो वह लोग बीच में रोड़ा न अटकाए। लेकिन जैन को यह बात किसी भी तरह से उचित नहीं लग रही थी। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने यह फैसला कर लिया था कि वह आयशा को अकेला नहीं छोड़ेगा और उसका ध्यान रखेगा, क्योंकि वह आयशा से सच्चे दिल से प्यार करता था और नहीं चाहता था कि दोनों अलग हों या आयशा को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचे। रात का समय आ गया। खाना खाने के बाद आमिल ने कहा कि अब वह आयशा के कमरे में बैठकर अमल करेगा। उसने यह भी कहा कि किसी को भी उन्हें खत्म करने के लिए कमरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर अमल के दौरान कोई कमरे में आएगा तो वह जिन्न आयशा को छोड़कर आने वाले को चिपट जाएगा और फिर उसे वहां से भगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब लोग ये सुनकर डर गए, लेकिन जैन ये सब सुनकर चौंक गया। उसे लगने लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसे यह आमिल संदिग्ध लगने लगा। जब वह आमिल आयशा के कमरे में गया तो उसने आयशा के दोनों हाथों को रस्सी की मदद से पीठ के साथ बांध दिया ताकि वह किसी को कोई नुकसान न पहुंचा सके। जैसे ही वह कमरे में गया, आयशा के मुंह से गुर्राहट नुमा आवाजें निकलने लगीं। आमिल के होंठों पर घबराहट के निशान दिखने लगे। वह इस काम को आसान समझ रहा था, लेकिन इस लड़की पर वाकई किसी खतरनाक जिन्न का साया था। इस बात का अंदाजा आमिल को उसके करीब जाकर हो गया। अचानक आयशा के मुंह से एक गहरी मर्दाना आवाज निकली, अभी तो तुम्हारे साथ वह करूंगा कि उन सबके लिए इबरत बन जाओगे। आमिल यह बात सुनकर हंसने लगा और बोला, तुम्हें जो करना है करो। इससे पहले कि वह कोई कार्रवाई करता, किसी अदृश्य शक्ति ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। उसका सर दीवार से टकरा गया और वह बहुत ज्यादा डर गया। अब आयशा के मुंह से मर्दाना आवाज में कह कहे निकलने लगे और वह आमिल को ललकारने लगी, अब बिगाड़ लो मेरा जो बिगड़ना है। उसके बाद कोई अदृश्य शक्ति उस आमिल को उठा उठाकर फेंकने लगी। यह सब देखकर जैन, जो दरवाजे के पीछे छिपकर सब देख रहा था, जल्दी से कमरे में घुसा और उस आमिल को वहां से बाहर खींच लाया। उसने सभी घर वालों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि यह आमिल क्या कर रहा था। फातिमा बेगम बहुत परेशान हो गई। अगर इतना प्रसिद्ध आमिल भी उनकी बेटी का इलाज नहीं कर सकता तो फिर कोई और कैसे कर पाएगा। जब उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की तो जैन को गुस्सा आ गया और वह बोला, यह कोई प्रसिद्ध आमिल नहीं है, बल्कि यह एक धोखेबाज है। यह आयशा के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से उस जिन्न ने इसकी पिटाई की। जैन ने उस आमिल को पुलिस के हवाले कर दिया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसके बारे में जांच शुरू की तो उसकी कई गंदी बातें सामने आईं। वह कई लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका था और उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुका था। जब फातिमा बेगम ने अपनी सहेली से इस बारे में पूछा तो वह भी हैरान रह गई। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच है। वह उस आमिल से अपनी बहू के लिए तावीज लेती थी, क्योंकि उनकी बहू बहुत ही ज्यादा बदतमीज थी। लेकिन तावीज के बाद वह बहुत अच्छी हो गई थी और उनका बहुत ख्याल रखने लगी थी। यही वजह थी कि उनका उस आमिल पर बहुत विश्वास था। अब आयशा की स्थिति और भी बिगड़ गई थी। वह बहुत कमजोर हो गई थी, न कुछ खाती थी न पीती थी। हर वक्त उस पर वह चीज हावी रहती थी और उसके साथ साथ घर वालों को भी परेशान करती थी। जब भी कोई शादी का नाम लेता या किसी आमिल का नाम लेता तो वह जिन्न आयशा को बहुत तकलीफ देने लगता था और उसे तरह तरह की परेशानियां देकर घर वालों को तंग करने लगता था, ताकि घर वाले इस विचार से मुक्त हो जाएं। इस सारी स्थिति से जैन बहुत परेशान था। वह हर जगह किसी सच्चे आमिल की तलाश में भटक रहा था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे जंगल में रहने वाले एक बुजुर्ग के बारे में बताया। जैन जंगल में उन्हें ढूंढने गया। कुछ देर इंतजार के बाद एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग वहां प्रकट हुए।
वे सफेद दाढ़ी वाले शाह साहब थे, जिन्होंने जैन की पूरी कहानी सुनकर उसके साथ जाने का फैसला किया। जब शाह साहब घर पहुंचे, आयशा बुरी तरह चीखने लगी। उन्होंने कुछ विशेष सामग्री मंगवाई और आयशा को सामने बिठाकर पढ़ना शुरू किया। कमरे में अचानक धुआं फैलने लगा और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। इस लड़की को छोड़ दो, शाह साहब ने आदेश दिया। कभी नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा, जिन्न गुर्राया। 3 बार आदेश देने के बाद भी जब जिन्न नहीं माना, तब शाह साहब ने पानी पर दम किया और उस पर छिड़कने लगे। जिन्न दर्द से तड़पने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन शाह साहब ने उसे एक बोतल में कैद कर लिया। अब आप लोग निश्चिंत रहें, इस जिन्न से हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया है, कहकर शाह साहब अचानक गायब हो गए। सभी हैरान रह गए कि वे कौन थे। शायद अल्लाह द्वारा भेजे गए कोई फरिश्ते। इसके बाद आयशा की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ समय बाद उसकी और जैन की शादी हो गई। उन दोनों ने एक खुशहाल जीवन की शुरुआत की और उस जिन्न ने फिर कभी उन्हें परेशान नहीं किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही रोमांचक और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें।